फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। एंड मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर में फर्स्ट रीज़न क्या था आपका जुड़ने का? प्राइमरी रीज़न तो ये था कि जो कास्टिंग डायरेक्टर थे दीपक अग्रवाल, उनके लिए 2019 में मैंने एक ऑडिशन दिया था। वो ऑडिशन उनको याद था, तो 2024 में उन्होंने मुझे डायरेक्ट मैच बॉक्स ऑफिस बुलाया और ऑफिस में ही मेरा ऑडिशन लिया गया और बस तब से मैं जुड़ी हूँ बिकॉज आई गॉट सिलेक्टेड। क्या आपको अलका जी से मिलने के बाद आपको उनकी पर्सनालिटी का कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा जो स्क्रीन पर दिखाना ज़रूरी था? रेजिलियंस तो है और मुझे लगता है अंदर से वो हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेजेडी के बाद उन्होंने अपना स्ट्रेंथ डिस्कवर करा, वो तो खैर मजबूरी में आप कुछ निकाल लेते हो, बट उनके अंदर वो सीड वाज ऑलवेज देयर, द सीड ऑफ अ करेजियस वुमन वाज ऑलवेज देयर। तो उनका जो एक ऑप्टिमिज्म है, एक लाइटनेस है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी बिटर नहीं होना, इतना कुछ हो जाने के बाद भी टू नॉट लूज़ फेथ, टू रियली गो थ्रू लाइफ विथ अ लॉट ऑफ लाइटनेस, वो चीज़ मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं चाहूँगी कि वो अपनी लाइफ में भी मैं इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। अलका और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा फ्रेंडशिप और इक्वालिटी पर बेस्ड थी, तो आपने इस इक्वेशन को कैसे अंडरस्टैंड किया? दो तरीके से, एक तो था जो अलका जी से बात करके जो मैं समझी थी उनका अजय जी के साथ कैसा रैपो था, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते थे इन डे टू डे लाइफ, बहुत ही इक्वल रिलेशनशिप था। और दूसरा तो जब मैंने डायरेक्टर ऑनी सेन और क्रिएटर अभिजीत परमार और कुशल श्रीवास्तव जो खुद इंडियन एयरफोर्स में थे कारगिल के टाइम, उनसे जब बात करके ऑनी एज अ डायरेक्टर वो आपके परफॉर्मेंस के वॉल्यूम को, परफॉर्मेंस के टोनैलिटी को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो तब उन्होंने मुझे अलका जी से मिलने के बाद एक बेस लेवल सेट करके दिया कि एक इक्वल, एक एंकरिंग तौर पे प्रेजेंस रहना चाहिए। और उसके बाद आया टेबल रीडिंग्स विद सिद्धार्थ और उसके साथ सीन बिल्डिंग। और सिद्धार्थ इनहेरेंटली वो एक इक्वल इंसान है, वो इक्वालिटी हायरार्की में, मतलब हायरार्की में बिलीव ही नहीं करते, वो बहुत इक्वल और बहुत जेनरस को एक्टर है। तो उनके साथ फिर जब बातें हुई हमने देखा कि वी मैच, आर वेवलेंथ्स मैच। तो बात करते करते एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस जो था वो ऑफ सेट बहुत अच्छे से था, तो इसीलिए वो ऑन सेट ऑन ऑन कैमरा ट्रांसलेट हो गया। कुछ ऐसे सीन्स थे जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे, जैसे फेयरवेल सीन, जहाँ पे अलका को सच का एहसास तो है लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। इस इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शन को प्ले करना कितना चैलेंजिंग था? आप जो अजय जी का फेयरवेल सीन था जब वो श्रीनगर जा रहे थे, वो एक्चुअली मैंने पहले भी कहा है वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे लगता है कि एज एन एक्टर तो मुझे पता था कि ही इज़ नॉट गोना कम बैक, लेकिन अलका जी एज अ कैरेक्टर डिड नॉट नो इट, है ना। तो वो कैसे इंटेंसिटी भी लैंड कराना था बट एक बहुत ऑर्डिनरी तरीके से करना था, तो वो थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लग रहा था। तो मैंने डायरेक्टर और क्रिएटर से बात करी, तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि कुछ खटक रहा है, सैंड इन योर शूज़ काइंड ऑफ अ फीलिंग, कि आप बता नहीं पा रहे हो। वो सीन पहले थोड़ा लंबा था, उसमें वो चिढ़ रही थी, एक फुटबॉल पड़ा है, लड़का टीवी देख रहा है, इन छोटी छोटी चीज़ों से वो चिढ़ रही थी क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी अपनी एंग्जाइटी। तो वो उन्होंने जब बोला थोड़ा ऑर्डिनरीली प्ले करो, तो मैं वैसे ट्राई कर रही थी, एक एक बैक ऑफ द माइंड कुछ खटक रहा है ये सोच के। और उसके बाद शायद ही उन प्लान था पर मुझे नहीं पता था, वो निकलने से पहले सिद्धार्थ ने एक सल्यूट किया एंड द मोमेंट ही डिड दैट सल्यूट इट काइंड ऑफ फेल इनटू प्लेस। मुझे समझ में आया कि अब मैं जो भी ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे भी करूँ, वो सल्यूट के साथ जब प्लेस होगा एडिट में वो लैंड कर जाएगा। सिद्धार्थ को अनएक्सपेक्टेड सैल्यूट मोमेंट सीन में बहुत पावरफुल बना, उस वक्त आपका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन क्या था? इन द सीन when he did it, instinctively actually मैं honestly बोलूँ, as an actor I felt relief, as Alka I felt heartbreak, because as an actor मुझे वही जो मैंने कहा कि लगता है कि सीन बैठ गया अचानक से, जो मैं फीलिंग को पकड़ने की कोशिश कर रही थी वो ऑटोमेटिकली आ गया। बट एज अलका मुझे लगा ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग चीज़ था, बिकॉज जब आप एक शहीद की ज़िंदगी देखते हैं ना, उनकी निजी ज़िंदगी जब आप देखते हैं, तो उनकी निजी ज़िंदगी में उनका जो दुनिया होता है, उनका पार्टनर, उनका घर, जो उनका सबसे प्रेशियस चीज़ है, उस चीज़ को वो कुर्बान कर देते हैं। उससे भी परे, उससे भी ऊपर देश को रखते हैं। इसीलिए उस दुनिया जिसको वो कुर्बान करते हैं, वो दुनिया का खूबसूरत बनना, उस दुनिया का खूबसूरत रहना बहुत आसान, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और वो जो हमारे फैमिली के लिए हम लव फील करते हैं, हमारा देश प्रेम भी वहीं से आता है, बिकॉज फैमिली टीचर्स अस वॉट इज़ वर्थ प्रोटेक्टिंग एंड दैट टीचर्स यू वॉट इन द कंट्री इज़ वर्थ प्रोटेक्टिंग। तो वो जो फीलिंग है वो एज अलका आई फेल्ट कि यहीं से तो यही तो सोर्स है, यही तो सोर्स है देश प्रेम का। तो जैसे उन्होंने वो सल्यूट करा एज अलका, आई रियली फेल्ट हार्ट ब्रेक। दिया मिर्जा के साथ आपका इमोशनल सीन भी बहुत डेलिकेट था, उनके साथ वर्किंग डायनामिक ने उस सीन को कैसे शेप किया और आपने क्या कुछ सीखा उनसे, दिया मिर्जा से? दिया इज़ अ वेरी एम्पथेटिक पर्सन। आप उनको अपनी निजी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे तो वो बहुत एम्पैथी रखती है हर चीज़ के लिए, जानवरों के लिए, नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, अपने को एक्टर के लिए, हर एक के लिए। तो उनका जो एम्पैथी है वो नेचुरली उनके परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर जाता है, क्योंकि जब भी आप दिया के साथ कोई सीन करने बैठो, आपको सामने दिया ऑलरेडी उस सीन के इमोशन में इन्वॉल्व हो चुकी होती हैं। तो एक्चुअली विद दिया इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ रिएक्टिंग टू व्हाट शी वाज डूइंग। सिद्धार्थ के बारे में आपने कहा कि वो हायरार्की में बिलीव नहीं करते, एक को एक्टर के रूप में उनकी ये क्वालिटी सीन बिल्डिंग को कैसे इफेक्ट करती है? क्योंकि वो हायरार्की में बिलीव नहीं करते, इसीलिए वो अपने आप को सबसे ऊपर नहीं रखते हैं। तो इसीलिए उनके साथ कोलैबोरेशन बहुत इजी होता है। वो उनका प्रायोरिटी हमेशा सीन रहता है कि व्हाट आर वी अचीविंग इन दिस सीन, स्टोरी के किस मुद्दे को ये सीन एलाबोरेट कर रहा है, ये सीन ज़रूरी क्यों है। ये चीज़ें समझने के बाद ना वो सिर्फ सीन को प्रायोरिटाइज करके कोलैबोरेशन करते हैं। तो सारे इम्प्रोवाइजेशंस जो है ना वो बहुत ऑथेंटिक हो जाता है, बिकॉज ही इज़ नॉट पुटिंग हिमसेल्फ एट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ही इज़ पुटिंग यू एंड द डायरेक्टर एंड एवरीवन एल्स इन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो उससे जब भी मैं कोई नई चीज़ ट्राई करूँ, अगर उसको इंस्टिंक्टिवली लगता था ये सीन को बेटर कर सकता है या रैपो को बेटर कर सकता है, तो इमीडिएटली वो उसे पकड़ ले जाता था और उसे एक अलग लेवल पे ले जाता था। ये उनकी खासियत है। आपके लिए एक छोटा रोल कब सेकेंडरी नहीं रहता, क्या कैरेक्टर के लेंथ से ज़्यादा उसकी इमोशनल जर्नी मैटर करती है? बिल्कुल, बट मुझे सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो कैरेक्टर का, उस किरदार का कहानी में क्या रोल है। अगर उस किरदार को आप कहानी से हटा दोगे तो क्या कहानी फिर भी वही कहानी रहेगी? अगर वो कहानी बदल जाएगी और इस किरदार के आने से ही वो कहानी बैठेगा, तो ही मैं वो किरदार प्ले करना चाहूँगी, चाहे वो 4 सीन का सीन हो का किरदार हो या 20 सीन का किरदार हो। द प्लॉट शुड बी कनेक्टेड टू द कैरेक्टर। डेकोरेटिव एलिमेंट बन के नहीं निभाना है मुझे। आपने थिएटर, एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्टिंग, म्यूजिक और विजुअल आर्ट मल्टीपल क्रिएटिव मीडियम में एक्सप्लोर किए हैं। तो क्या आप खुद को एक्टर से ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट मानती हैं? मैं तो खुद को पता नहीं कुछ भी नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है ये सब एक्सटर्नल टर्म्स होते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट या एक्टर, मतलब ये सेल्फ मोनोलॉग में नहीं आना चाहिए। मैं तो अपने आप को बस मैं बचपन में जैसी थी, मेरे माँ बाप जैसे मुझे बुलाते थे, मैं वैसे ही रेफ़र करती हूँ। ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ बाहरी दुनिया के लिए हैं। लोग मुझे जैसे रेफ़र करना चाहे, जो उन्हें ठीक लगे वो करें। आप फिल्म मेकिंग को डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स का अमालगमेशन कहती हैं, तो इन सारे क्रिएटिव इंटरेस्ट में से एक्टिंग आपको क्या एक्सप्रेस करने देती है जो बाकी मीडियम नहीं दे पाती? एक्चुअली एक्टिंग में ना आप एक किरदार बन जाते हो, आप उसकी लाइफ सर्कमस्टांस से रिएक्ट कर रहे होते हो। जब आप डायरेक्ट या राइट कर रहे हो तब आपके हाथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है कि इस कैरेक्टर के साथ ये होगा, इस कैरेक्टर के साथ वो होगा, फिर वो ऐसे रिएक्ट करेगी, फिर वो ये काम करेगी। ये सारी चीज़ें एक पपेटियर का होता है, तो वो डिसाइड कर रहा होता है। बट एज एन एक्टर नो, एज एन एक्टर मतलब एज अ डायरेक्टर आप वो जी नहीं पाते, आप डिसाइड करते हो कि दुनिया कैसी होगी। एज एन एक्टर आप किसी और की दुनिया में एंटर कर सकते हो। आप एक कॉस्ट्यूम बदलते ही आप एक इकोनॉमिक क्लास, सोशल क्लास, जेंडर, एक अलग प्रोफेशन, कुछ भी घुस सकते हो जो आपकी अपनी दुनिया से बहुत अलग है। और वो किरदार बनने के बाद आप बहुत नई चीज़ें सीखते हो जो एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटर ऊपर से रह के आप शायद उतना ना समझ पाओ, इमोशनल मैच्योरिटी को ना कैप्चर कर पाओ।
तो वो दैट इज़ समथिंग जो एक्टिंग बहुत हेल्प करता है। और लार्जर वे में फिल्म मेकिंग में एक्टिंग एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप जब एज एन एक्टर एक सेट को एक्सपीरियंस करते हो, आप डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो या अब्जॉर्ब करते हो, आपको ये भी समझ में आता है कि एक्टर को कैसे डायरेक्ट करना चाहिए, किस चीज़ों में हेल्प होता है, सेट के हायरार्की में कहाँ रहता है डायरेक्टर, और सेट में किस तरह का एक डेमोक्रेटिक सेटअप, एक इक्वल सेटअप करके चलना चाहिए। बहुत की टाइम सेंसिटिव सीन्स में किस तरह से एक कंट्रोल बनाए रखना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को अचीव करना चाहिए, ये सारी सीख एज एन एक्टर मैंने ऑब्ज़र्व किया है, और मैं कोशिश करती हूँ डायरेक्टोरियली चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करूँ। आप पेंडिंग कोविड के दौरान आपने सक्यूलेंट बनाई और फिर बाद में आईफोन पर टिंटोरिया डायरेक्ट की, तो लिमिटेड रिसोर्स में अपनी स्टोरी टेलिंग को कैसे चैलेंज और इंस्पायर किया? मोस्टली द क्रेडिट गोज़ टू द टीम। मुझे एक चीज़ सीखने में आया कि अगर लोग सही ले लिया तो फिल्म बन जाएगी। और मेरे लिए बोथ सक्यूलेंट और टिंटोरिया के टाइम जो मेरे प्रोड्यूसर थे शानू शेख, ब्लैक पैंथर फिल्म्स, उन्होंने जिस तरह से मेरे फिल्म को माउंट किया, सक्यूलेंट के टाइम लोकेशन से लेकर के पोस्ट प्रोडक्शन, जो कोविड के टाइम लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा था, एडिटर कहीं और बैठा था, साउंड डिज़ाइनर कहीं था, ग्रेडिंग आर्टिस्ट कहीं था, उस चीज़ को पूरी तरह से पुल ऑफ करना विदाउट अ टीम इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज फिल्म मेकिंग एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसको आप जो सोचते हो वो बनाने में 10 और लोगों का, 100 और लोगों का हेल्प चाहिए होता है। बाकी एज ए राइटर आप लिखो, आप सोचो, आप खुद लिखो, आप सोचो, आप खुद गाओ, आप सोचो, आप खुद पेंट करो, लेकिन फिल्म मेकिंग में आप जो सोचते हो उसे करने के लिए 100 लोग और चाहिए। तो मुझे लगता है लिमिटेड रिसोर्सेज जब होता है तब अनलिमिटेड टाइम होना चाहिए, और लिमिटेड टाइम जब होता है तब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर दोनों ही लिमिटेड है then you need to have the right people, which I got very lucky with. आज के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टैलेंट के साथ साथ नेटवर्किंग और विजिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन आर्टिस्ट के लिए जो मल्टीपल डिसिप्लिन में काम करना चाहते हैं? इम्पोर्टेंट तो बहुत है, मुझे समझ में अभी आ रहा है। मैं उतना ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अब मुझे इतना प्यार मिल रहा है एज अ परफॉर्मर, और फिल्म बनाने के बाद भी मुझे इतना प्यार मिला, इवन इफ़ दे आर शॉर्ट फिल्म्स, मुझे बहुत रिएक्शंस मिले। मुझे लगा जो ऑडियंस मेरा काम देख रही है, चाहे वो एज एन एक्टर हो या एज अ स्टोरी टेलर हो, मेरा उस ऑडियंस के साथ एक नाता जोड़ना बनता है। आई थिंक दैट इज़ एक्सपेक्टेड। हैविंग सेड दैट, मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी, सिंपली बिकॉज ये एक बहुत थिन लाइन है ऑडियंस एक्सेसिबिलिटी और वैनिटी का। एक होता है ऑडियंस एक्सेसिबिलिटी, जहाँ तक हो रहा है इंटरेक्शन हो रहा है, विजिबिलिटी हो रहा है, वहाँ तक अच्छा है। पर अगर आप लाइन क्रॉस करके एकदम अपने आप को सेंटर में रख के हमेशा मेरा फ़ोटो, हमेशा मेरी कहानी होता है ना, तो वो मैं अवॉइड करना चाहूँगी, क्योंकि वो एज अ स्टोरी टेलर, एज एन आर्टिस्ट आपके काम को वीक करता है। तो आई वॉन्ट टू स्टॉप एट अ पॉइंट वेयर दिस गिव्स मी विजिबिलिटी, ऑडियंस एक्सेस, लोगों का प्यार मैं एक्सेप्ट करूँ, कम्युनिकेट कर सकूँ सबसे, लेकिन इसको मुझे एक सेल्फ वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। वो आई होप आई एम एबल टू स्टॉप बिफोर दैट। आज के सोशल मीडिया के टाइम पे जब हम देखते हैं कि हर कोई एक्टर जो है अपना पोस्ट कर रहे हैं, और कभी कभार ये भी ऐसा होता है कि जैसे पहले आर्टिस्ट जाता था अपना प्रोफाइल लेके, अपनी पिक्चर्स लेके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के पास, अब सोशल मीडिया हो गया, अपना इंस्टा प्रोफाइल, आपको जो ज़्यादा व्यूज़ होएंगे तो सोशल इन्फ्लुएंसर्स को भी ले लेते हैं डायरेक्टर्स लोग। तो वो कहीं आपके साथ हुआ है कि कभी आप एक्टिंग के ऑडिशंस के लिए गई हो और कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं पर एक्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर वो कभी हुआ आपके साथ कि उनको ले लिया गया, आपको नहीं लिया गया? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। फिल्म मेकिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ नंबर्स गेम। जहाँ भी ऑडियंस इन्वॉल्व है, चाहे वो 100 ऑडियंस हो या 1 लाख ऑडियंस हो या 1 मिलियन ऑडियंस हो, नंबर्स गेम तो रहा है। क्योंकि आप एक फ़िल्म बनाओ और उसे लोग ना देखें, वो तो आपको अफेक्ट करता है, चाहे आप कितने भी इंडिपेंडेंटली, कितने भी एक आर्टिस्टिक वे में ये बनाना चाहो। तो ये तो होता है, और ये क्यों विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए लोग करते हैं, ये भी मैं समझती हूँ। तो इसको लेकर के मैं कोई अंदर से बिटरनेस नहीं पालती हूँ, बट आई जेन्युइनली फील कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जिनको इन्हीं कारण अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनको इन कारण अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। तो मेरा यही ख्वाहिश रहेगा या यही उम्मीद रहेगी कि
विजिबिलिटी के लिए हम सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट ना हो। विजिबिलिटी के लिए ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा इंटरेस्ट अल्टरनेटिव सिनेमा और इंडिपेंडेंट सिनेमा की तरफ वो दें। और मैं नेटवर्क को बोलूँगी कि वो इंडिपेंडेंट सिनेमा और थिएटर एक्टर्स को लेके जो कंटेम्प्रेरी आर्ट फिल्म्स बनती हैं उनकी तरफ भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं, बिकॉज ऑटोमेटिकली फिर अच्छे एक्टर्स को विजिबिलिटी मिलेगा और ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। प्रॉब्लम इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इक्वल नहीं है। एक फ़िल्म को 100 स्क्रीन्स मिलते हैं और एक फ़िल्म को, एक बहुत अच्छे चाहे अवार्ड विनिंग फ़िल्म को आप दोपहर का स्लॉट देते हो, वो भी 1 हफ़्ते के लिए, वो फेयर नहीं है। तो विजिबिलिटी के लिए लेट्स नॉट ब्लेम सोशल मीडिया और द इन्फ्लुएंसर्स, वी हैव टू ब्लेम द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। विक्रम आदित्य मोटवानी आपके मेंटर के रूप में होने से टिंटोरिया के प्रोसेस में आपने सबसे इम्पोर्टेंट क्या सीखा? क्लैरिटी एंड फोकस, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और मैंने थोड़ा एम्बिशियस कुछ चीज़ें लिख दिया था मैंने, और बहुत ही मतलब बेसिकली विद इन अ मंथ हमारा राइटिंग, रेकी, प्री प्रोडक्शन और शूट हो गया था इन 1 मंथ, और 6 वीक्स में हमें फर्स्ट कट देना था। तो उसमें मैंने जिस तरह से एलैबोरेटली चीज़ों को मैं लिख के करना चाह रही थी, विक्रम रियली टॉट मी फोकस। उन्होंने ये समझाया मुझे कि शॉर्ट फिल्म में कैसे एक सिंगल थ्रेड को पकड़ के भागना चाहिए, नैरेटिव के किसी एक स्ट्रैंड को लेकर के फोकस करना चाहिए, व्हाट इज़ द फैट एंड व्हाट इज़ द मसल, दोनों को सेपरेट कैसे करना चाहिए, और क्लैरिटी ऑफ थॉट कि वाइल यू आर पुटिंग इट ऑन पेपर अपने आप से सवाल करो, मैं ये कहानी क्यों कह रही हूँ, मेरी कहानी कहने का मेन ज़रिया कौन सा कैरेक्टर है, और बाकी चीज़ें मेरी कहानी में अगर नहीं रहेगा तो अटैच नहीं होना है उस चीज़ से, किल योर डार्लिंग्स, यू नो। तो वो 3 चीज़ें मैं विक्रम से सीखी हूँ, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो इतने मेहनती हैं और इतने प्रोलिफिक है कि पिछले 10 साल में आप उनका फिल्मोग्राफी देखना, आप उनके शोज़ देखना, द नंबर ऑफ फिल्म्स एंड शोज़ इज़ डन इज़ अनमैच्ड, और सबका अलग अलग स्टाइल है, सब अलग अलग एक अलग अलग अप्रोच से उन्होंने किया है, तो वो मैं बिल्कुल उनसे सीखना चाहूँगी। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो रूज और हाउ टू नॉट हैव सेक्स काफ़ी डिफरेंट जॉनर्स एक्सप्लोर करते हैं, तो क्या आप कॉन्शियसली अनकन्वेंशनल स्टोरीज चूज करती हैं? येस एंड नो। आई मीन अनकन्वेंशनल स्टोरीज़ की तरफ अट्रैक्शन इसीलिए है क्योंकि मेन स्ट्रीम में हम हमेशा वो सुन नहीं पाते हैं, और बिकॉज अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में आप बहुत इंटरेस्टिंग माइंड से मिलते हो। हाउ टू नॉट हैव सेक्स इनफैक्ट एक मेन स्ट्रीम अमेरिकन फिल्म है, टेप, जो रिचर्ड लिंकलेटर ने अर्ली 2000s में बनाया था, उसका इंडियन एडेप्टेशन है। तो वो तो खैर एडेप्टेशन है, फिर भी एक द इंडियन फिल्म मेकर सुदर्शन, द राइटर अंशुलिका, प्रोड्यूसर आकाश एंड अंशुलिका, वो लोग कुछ नया नैरेटिव लाना चाह रहे थे कंसेंट के बारे में, और इंडिया में किस तरह से सेक्सुअल कंसेंट और पेट्रियार्की को देखा जाता है उसको टैकल करने के लिए। तो ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी नेसेसरी स्टोरी। रूज ऑल्सो, हिमाद्री परमार एक इंडिपेंडेंट गुजराती डायरेक्टर है, रूज वाज हर सेकंड फिल्म, उन्होंने अबहरखा बनाई थी इसके पहले, और मुझे उनका आर्टिस्टिक विजन बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आया करने में दीक्षा जोशी के साथ। तो ये रही कॉन्शियस चीज़ कि क्यों मैं हाँ बोल रही हूँ। पर सेकंड चीज़ है कि जब आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पे अभी इट्स बीन 10-12 ईयर्स इन द इंडस्ट्री एज एन एक्टर फॉर मी, आप अगेन वही डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात होती है कि विजिबिलिटी या नॉन विजिबिलिटी के कारण आपको उतने प्रोजेक्ट्स आते नहीं हैं। तो अपने पास जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें से आपको चुनना होता है व्हाट वर्क्स। क्योंकि मैं लिख रही हूँ या डायरेक्ट कर रही हूँ, मेरे पास बैकअप ऑप्शन है, मैं बिल्स के लिए एक्टिंग मुझे अब तक नहीं करना पड़ा है, लेकिन इफ़ आई हैड टू डू इट तो शायद मेरे डिसीजंस कुछ और होते। बट हैविंग सेड दैट, इंडिपेंडेंट सिनेमा इज़ वेरी एक्साइटिंग राइट नाउ, रीजनल सिनेमा इज़ वेरी एक्साइटिंग राइट नाउ, एंड आई होप कि दर्शक वो फिल्म भी ढूंढ के निकालें और देखें। अपने करियर में थिएटर, इंडिपेंडेंट सिनेमा, मेन स्ट्रीम ओटीटी तीनों का एक्सपीरियंस रहा है, तो किस मीडियम ने आपका एक्टर के रूप में सबसे ज़्यादा चैलेंज किया? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो मुझे थिएटर लगा ऑन स्टेज, क्योंकि मैं फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है मेरा एज एन एक्टर, आई हैव काइंड ऑफ लर्नड ऑन द जॉब। बिकॉज आई हैव लर्नड ऑन द जॉब, बहुत सारी चीज़ें हैं, बारीकियां हैं जो मैं हर दिन सीख रही होती हूँ, पर स्टेज में योर स्किल सेट हैज़ टू बी वेरी हाई, क्योंकि फिल्म में आपको मौका मिलता है एक और टेक करके, पर स्टेज में आप एक बार स्टेज पे चले जाते हो तो बीच शो आप रीटेक नहीं कर सकते। आपको पहले 15 मिनट में पता चल जाता है कि शो अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। वहाँ फिज़िकलिटी, वॉल्यूम, प्रोजेक्शन, प्रेजेंस, ये सारी चीज़ें बहुत शार्प होनी चाहिए। मुझे इसमें तो थोड़ा चैलेंजिंग लगता ही है, और आई डोंट थिंक आई हैव रियली अचीव्ड व्हाट आई नीड टू अचीव ऑन स्टेज।